अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आज इस्लामाबाद में मेरे साथ साबिर शाकिर हैं और लाहौर से आरिफ हमीद भट्टी। अब सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। नून लीग की मरकजी काउंसिल का इजलास। वज़ीर आज़म कहते हैं पनामा लीग से मुतालिक अपोजिशन के इल्जामात का जवाब देने को अपनी तौहीन समझता हूँ। बिजली सस्ती कर दी है और कमी खत्म कर रहे हैं। 2013 के मुकाबले में आज का पाकिस्तान बेहतर है। मुखालिफिन के बारे में वज़ीर आज़म की जानिब से सख्त तरीन अल्फाज का चुनाव। आखिर नवाज शरीफ तनाव का शिकार क्यों नजर आ रहे थे? खिताब के दौरान मकबूजा कश्मीर और भारत के साथ मुआमलात समेत अहम मौज़ूआत पर बात करना गवारा न की। मरकजी काउंसिल हर बात पर तालियां बजाती रही, लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म कहते रहे मुझे और दाद दो। मुतनाज़े खबर इत्तफाक का मामला नहीं। भारतीय अमरीकी लॉबी इस बयानिए के लिए कई माह से मुतहर्रिक थी। गैर मुल्की आकाओं के इशारों पर नाचने वाले वही मौक़िफ़ अपनाएंगे जिनकी उन्हें हिदायत की जाएगी। हम तो महलाती साजिशों में मसरूफ हैं, लेकिन चीन दीवार की तरह हमारी हिफाजत कर रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कैबिनेट सेक्रेटरीट को ब्रीफिंग। रवां साल के दौरान 1000 से ज़ायद ऑपरेशन किए, सैकड़ों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। अफसोस हुकूमती अकाबरीन के पास कारकर्दगी बताने के लिए वक्त नहीं। नाज़रीन, आपने हेडलाइन सुनी और प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो आज मरकज़ी कौंसिल मुस्लिम लीग नून की उसमें वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की और जिस तरह तवक्को थी, ज़ाहिर है वो सदर भी मुंतखब हो गए और वहाँ पर जो उन्होंने तकरीर की वो पूरी कौम ने सुनी और उस तकरीर में सवाए अपोजिशन को लताड़ने के, सवाए इमरान खान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करने के, जो पाकिस्तान के अहम मुल्की मामलात हैं जैसे कश्मीर है, बॉर्डर्स पर जो सिचुएशन है, इंटरनेशनल जो ताकतें हैं किस तरह पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की जा रही हैं, उसके बारे में गुफ्तगू करना वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल भी गवारा नहीं किया। और अब तक तो यही हम सुनते आए कि हुकूमत से कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज उन इल्ज़ामात के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, जो उन्होंने जिस अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की, ज़रा आपको वो सुनवाते हैं कि अपने ऊपर जो उनके इल्ज़ाम हैं उसके जवाब में वो क्या कहते हैं। लिहाजा मैं इस पे बात करना भी तौहीन समझता हूँ। इस मौजूद पे मैं बात भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बात करना भी तौहीन समझता हूँ। इस मौजूद पे मैं बात भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। साबिर, बहुत सारी तकरीर के हिस्से हैं, आगे जाके हम वो हिस्से भी सुनवाते रहेंगे, उस पर बात भी करते रहेंगे, लेकिन ये जो गुफ्तगू है कि मैं बात करना भी इस पर तौहीन समझता हूँ, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और डुगडुगी बजाने वाले डुगडुगी बजाते रहेंगे और नारे बहुत किए, आज दावे बहुत किए। आलू की कीमत भी उन्होंने बताई 20-25 रुपए किलो, मार्केट में लोगों ने जाके चेक किया तो वो 50 रुपए किलो तक है। तो ये सारी गलत बयानी और इस तरह आप क्या, ये इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देनी चाहिए थी मियाँ साहब को कि वो एक बार फिर सदर मुंतखब हुए मुस्लिम लीग नवाज़ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, और राजा ज़फ़रुल हक साहब मुंतखब हुए हैं, बाकी 6 नायब सदूर आए हैं, परवेज़ रशीद साहब सेक्रेटरी इत्तलात सेक्रेटरी फ़ाइनांस आए हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब सेक्रेटरी इत्तलात आए हैं। सबसे पहले तो आप पार्टी में डेमोक्रेसी है, इलेक्शन हुआ है। ये डेमोक्रेसी नहीं, इसे मेरा एक दोस्त काजी सईद कहता है ये डेमोक्रेसी है। मैंने उसे पूछा क्यों, उसने कहा वो दतूरी होती है ना, पंजाबी में उसे डीमू कहते हैं, वो बंदे को काट काट के सुझा देता है। तो इस डेमोक्रेसी ने पाकिस्तान की आवाम को सुझा दिया है। तो खैर वो तो अपनी अपनी सोच है कि किसको कौन सुझा रहा है। तो खैर बात यह है कि मियाँ साहब को तो यही तकरीर करनी चाहिए थी जो की है वो, और इमरान खान साहब को या अपोजिशन को क्या कहते हैं कि मैं पनामा पेपर्स के लिए जो इल्ज़ामात लगा रहा है वो दुरुस्त हैं। अगर वो इन इल्ज़ामात को दुरुस्त मान लें तो फिर तो सारा तो ये खत्म हो जाएगा। पिछले 6 महीने से मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ और TORs बनाने के लिए कमेटी बनी सारी, तो फिर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के दिल में ये है तो वो जो सारी एक्सरसाइज थी वो फिर क्या थी? वो एक्सरसाइज थी, पॉलिटिकल मूव थी। वो जाहिर है उस तरह की इन्वेस्टिगेशन तो कभी भी नहीं चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब या उनके ख़ानदान वाले कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाए जिसमें वो बिल्कुल फंस जाएं। ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इसमें भी संजीदा होते तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो ख़त लिखा हुआ है कि आप हमें
بتائیں کہ کن لوگوں کی آپ نے انویسٹیگیشن کروانی ہے، کن اداروں کی کروانی ہے، تو ہم کر دیتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ ادھر ہم پچھلے 3-4 دنوں سے یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی۔ آج ہمارے ایک رپورٹر کا زاہد حامد صاحب سے رابطہ ہوا، وہ اس کمیٹی کو ایک طرح کا ہیڈ انہیں یہ بنایا گیا تھا کہ وہ جو متعلقہ افراد ہیں ان سے وہ بات کریں گے۔ تو زاہد حامد صاحب نے کہا کون سی کمیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، کس کمیٹی کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو سارا ٹوپی ڈرامہ، اس میں کرتا ہوں بات، لیکن میں ایک بھٹی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ بھٹی صاحب، آپ کو ایک شارٹ سنانا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کا۔ نون لیگ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ شرافت حسد کرتے ہیں، شرافت کی زبان استعمال کرتے ہیں، اور ان کے مخالفین ان کے خلاف نازیبہ گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پر عمران خان کو لتاڑتے ہیں۔ آج ان کو، اپوزیشن کو اور عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا، پہلے آپ وہ سن لیں، پھر اس پہ آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں۔ تم کنٹینر پہ چڑھ کے ناچتے گاتے رہو، تم سڑکیں ناپتے رہو، تم گالیاں بکتے رہو، ہم نے اپنا گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ یہ انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے کہ تم گالیاں بکتے رہو۔ یہ مجھے بیان فرمائیے کہ یہ جو بکتے رہنا ہے، یہ اس کا کیا یہ گالی کے زمرے میں نہیں آتا؟ یہ جو زبان ہے پرائم منسٹر صاحب نے جو استعمال کی ہے، یہ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع صاحب، آپ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ یہ بھی کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، بکتے رہو، بک رہا ہے، فضول بات ہے، اور آسان لفظوں میں گالیاں بھی ہیں۔ لیکن میں صابر صاحب نے تو نہیں دی، میں میاں نواز شریف صاحب کو مبارک دیتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ایسے شفاف الیکشن پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئے، اور مطالبہ کرتے ہیں وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، فادر آف مریم نواز شریف صاحبہ، کہ آئندہ بھی جو پاکستان کے 2018 کے الیکشن ہے، انہی لوگوں کو منتخب کر لیا جائے۔ اس میں نہ قوم کا اربوں روپیہ ضائع ہوا ہے، نہ کھربوں روپیہ ضائع ہوا ہے، نہ لوگوں کی انرجی ضائع ہوئی ہے۔ ایسے شفاف الیکشن نہیں ہوں گے۔ جو آپ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب نے کہا بکتے، تو ٹھیک کہا انہوں نے۔ ماضی میں 2 دفعہ ان کی حکومت کرپشن پر گئی، کس نے ثابت کی؟ خود انہوں نے ضیاء الحق نے پالا اس گملے میں، اس کے بعد وہ ڈکٹیٹر کو گالیاں دیتے رہے، پھر انہوں نے آ کے چیف آف آرمی سٹاف سے ٹکر لی، سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ اگر اب ان کے دوستوں نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے مہربانوں نے، ان کے جو درباریوں نے اگر یہ حساس ادارے کے بارے میں بھی زہر اگل دیا، تو کون سا ثابت تو نہیں نا؟ وہ 12 دن ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا 2-3 دن میں ہو جائے گا۔ جب آپ کے ادارے کچھ ثابت کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، تو میاں سب کو اتنا کریڈٹ جانا چاہیے کہ اس ایسا طریقے سے کام کرتے ہیں کہ پوری دنیا الزام لگاتی ہے پر ثابت نہیں ہوتے۔ نہیں بھٹی صاحب، صاحب لگے رہو۔ نہیں، آپ نے کوئی اس پہ زیادہ رسپانس نہیں دیا۔ میں پروڈیوسر صاحب ذرا وہ دوبارہ سنوا دیں جو لفظ پرائم منسٹر صاحب نے استعمال کیے ہیں۔ بھٹی صاحب اس کی گریوٹی کا اندازہ نہیں کر رہے ہیں، ذرا یہ سنیں آپ بھٹی صاحب دوبارہ۔ تم گالیاں بکتے رہو، تم گالیاں بکتے رہو، تم گالیاں بکتے رہو، تم گالیاں بکتے رہو، تم گالیاں بکتے رہو۔ یہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایک تو مجھے اس پر پھر میں آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں، دوسرا مجھے ایک بات بتائیں، یہ پرائم منسٹر صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کیا ذکر کیا؟ آلو کی قیمت اتنی ہے، کیا آلو اتنی سبزیاں آتی ہیں، سب کچھ آتی ہیں، وہ کیا ربط ہے؟ آلو کا کیا رابطہ ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی قیمت بھی غلط بیان کر دی میاں صاحب۔ آلو قیمت کیا ہے یہ؟ میاں صاحب گزارش یہ ہے کہ انہوں نے چند اینکر ہی ان پہ تنقید کرتے ہیں نا، یہاں 1-2 ادارے ہیں، 90% تو درباری ان کی جیب میں ہے۔ دراصل یہ انہوں نے ان کو گالی دی ہے، اور یہاں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو خبر فیڈ کی گئی ہے، یہ انہوں نے ان کو گالیاں دی ہے، اور آلو کی بھی اسی انداز میں بات کی ہے کہ تم نے جو قیمت غلط بیان کیا، بالکل غلط، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیمت کیا ہے۔ اور ویسے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انڈیا سے آلو آ رہا ہے اور ٹماٹر آ رہے ہیں، انہوں نے پاکستان میں کسانوں کو برباد کر دیا۔ میاں صاحب اپنے ماضی اور حال کو چھوڑ دیں اور آپ کے کہنے پہ حقیقت بات کرنی شروع کر دیں۔ انہوں نے ٹھیک کیا ہے، ماضی کو بھولنا اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں میاں صاحب نے غلط بیانی کر کے اپنی روایات برقرار رکھی ہیں، لگے رہے میاں صاحب۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب صابر، میں آپ سے ایک کمنٹ چاہتا ہوں کہ آج اپوزیشن جس بات پر، آج پرائم منسٹر نے جس کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا، اس پر بڑی تنقید کی کہ ہمیں ڈی ریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ڈگڈگی بجانے والے ہیں۔ جب پچھلا الیکشن ہوا تھا مسلم لیگ کا، وہاں پر شہباز شریف صاحب نے تقاریر کی تھی، اور شہباز شریف صاحب نے اس وقت نظام کے حوالے سے جو بات کہی تھی، اگر پروفیسر صاحب وہ سپیچ آپ سنوا سکیں پچھلے کنونشن میں، اس میں بھی مسلم لیگ نون نے جناب نواز شریف صاحب کو بنایا تھا پریزیڈنٹ، ذرا وہ تقریر ناظرین آپ سنیے۔ کہ تاریخ آپ کی طرف اور ہماری پارٹی کی طرف اور ان قائدین کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اگر آج جو اتنے جوش اور ولولے سے یہ چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر سے جو
एक लड़ी परोई हुई जिसका नाम पाकिस्तान है, ये इन लोगों ने आज अपनी मोहब्बतों से आपको कायद बनाया है, तो अब वो ये सुनने को तैयार नहीं कि जनाब हमें इस निज़ाम को अभी और चलने देना चाहिए। वो ये आप गोशगुजार हैं कि हमारे कायद, आपने 3 साल नेक नीति से आपने इनको वक्त दिया, मगर चोरों और ठगों ने पाकिस्तान को लूट लिया। खुदारा बाकी पाकिस्तान को बचा ले इन चोरों ठगों के हाथों, मगर ना हर चीज लूट। अच्छा, सिर्फ यहां तक नहीं रुके साबिर, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने फिर एक मुतालबा भी किया जनाब वजीर आजम से, जरा प्रोड्यूसर साहब वो भी सुनवा दें। ये आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा ओहदा ये पाकिस्तान भर के अवाम ने आज आपके सर पर इसको रखा है, और इसके बदले में वो जनाब कायद आपसे तकाजा करते हैं कि कल नहीं आज अपने लश्कर को तैयार करें और उन तमाम डाकुओं, चोरों, ठगों को उनका घेराव कर लें जिन्होंने पाकिस्तान पर लूटा। ये कहा कि घेराव करें जो आज इमरान खान कर रहे हैं। अब जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने डुगडुगी कहा, और क्योंकि नारे लग रहे हैं गो नवाज गो, उसको प्राइम मिनिस्टर ने कहा कंटेनर पे डुगडुगी बजाते हैं। उस कन्वेंशन में जनाब शहबाज साहब ने जो नारे लगाए, जरा आपको वो भी सुनवा देते हैं। साबिर, जिसको आज नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं डुगडुगी, क्या इसे मैं अब क्या कहूँ? आप बयान मैं कोई ऐसा कोई जुमला मोतरज़ा ना बोल जाऊँ, इसलिए आप बयान फरमाइए कि ये सब क्या है। वो एक है ना कि खुदारा छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा याद माजी अजाब है यारब। तो ये उसी तरह की बात है। कल भी हमने कहा था कि अपोजिशन का काम ही ये होता है। अपोजिशन का काम है एहतजाज करना, पार्लियामेंट के अंदर करना, पार्लियामेंट के बाहर करना, हुकूमत को टफ टाइम देना। तो ये सारे तरीक़े जो हैं पिछले 25 सालों में ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने सिखाए हैं सबको, और किसी ने नहीं सिखाए। और PTI के अंदर मुख्तलिफ़ जमातों के जो छोड़ के गए लोग वो भी मौजूद हैं, जमात इस्लामी भी मौजूद है, सारे मौजूद हैं। अपोजिशन जो रियल अपोजिशन होगी उसने यही काम करना है जो कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ने भी इसीलिए 25 दिसंबर में 27 दिसंबर को उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो भी लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। अब उस वक्त तक देखते हैं क्या होता है। वो लॉन्ग मार्च तो ज़्यादा लॉन्ग ही नहीं हो गया, बड़ी दूर की तारीख दी है। देखिए बात यह है कि हर पार्टी ने खुद कैलकुलेट करना होता है कि उसको सबसे ज़्यादा फायदा, समझ रहे हैं टाइमिंग्स, मुझे वो समझ रहे हैं कि ऐसा लगता है मुझे कि ये इमरान खान साहब खुद ही वो सारा काम कर देंगे, हम पर किसी तरह का इल्जाम नहीं आया। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि इमरान खान क्या कोई भी जमात अकेले ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, हुकूमत को टफ टाइम देना हो, हुकूमत को गिराना हो, या कोई इंतखाबात की तरफ लेके जाना हो। आपने बड़ी एक हंसी की आवाज़ आई है, मुझे उनकी तरफ जाना है। एक पार्टी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो इमरान खान साहब सोलो फ्लाइट कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। अभी इमरान खान ठीक है, उस पर भी करते हैं बात। लेकिन मैं भट्टी साहब, ये आपने भी सुना शहबाज शरीफ साहब, जो अगर मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के अल्फाज को लूँ कि गो नवाज गो का नारा डुगडुगी है, तो वो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब बजा रहे थे और वो सब बैठे हुए थे, मियाँ साहब खुश हो रहे थे, आपके चेहरे पे एक बड़ी मुस्कुराहट भी आई है। मुझे ज़रा थोड़ा सा बयान फरमाएंगे कि आपके जहन में क्या है, क्यों आप हंस रहे थे? नहीं, मेरी गुजारिश है, मियाँ साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। चोरों और ठगों को लूटने के लिए लश्कर तैयार करो। लश्कर था लफ्ज, लश्कर। तो हैरत है कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो चोरों और ठगों के खिलाफ कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि इमरान खान का जाके नारा लगाना शुरू कर दे कि या शहबाज साहब को कि जनाब मैंने अपने भाई से जो मुतालबा किया था चोरों और ठगों को कानून की गिरफ्त में लाओ, वो नहीं कर सके, लिहाजा मैं नवाज शरीफ की इमरान खान की इस तहरीक में शामिल हो रहा हूँ। तो चोरों और ठगों के खिलाफ ये ना, वो क्या है पनामा लीग कि उनका ख्याल है कि ये गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के खजाने को लूट के बाहर लाया गया।
तो उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक। और दूसरा अभी जो साबर साहब कह रहे थे, बिलावल जरदारी भट्टो साहब दिसंबर में एहतजाज करेंगे, लिहाजा गुजारिश है कि मुझे यकीन है दिसंबर तक आसफ जरदारी साहब भी तशरीफ ले आएंगे पाकिस्तान में, और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी। अच्छा, एक और बात आपसे इस पे कमेंट चाहता हूं। आज जो मरकजी कौंसिल थी, किसी ने जो भी फैसले मियां साहब करना चाह रहे थे कोई इतराज नहीं किया, और अब तक कोई तारीख ही ऐसी नहीं है कि उनके किसी फैसले को चैलेंज किया गया हो। जिसने चैलेंज किया वो दोबारा उस दरबार में नहीं जा सका। फिर भी वो कह रहे थे कि जरा मुझे दाद दो। प्रोड्यूसर साहब जरा अगर वो चला सके, फिर भट्टी साहब से पूछना चाहता हूं कि ये क्या उनका जहन है, किस तरह से वो चीज देखते हैं। इसके लिए नवाज शरीफ को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से दाद तो दो यार, दाद दो ना। ये भट्टी साहब, ये क्या टेंडेंसी है कि इतनी तालियां थी, जो कुछ उन्होंने कहा वही हो रहा है, बिला शिरकत गैर सब कुछ कर रहे हैं, कोई अपोज करने वाला नहीं है, एक टीम है रोज रात को उनको डिफेंड करती है, फिर भी कह रहे हैं मुझे दाद दो। क्या है ये? आप तो लाहौर में ज्यादा जानते होंगे। माफी चाहता हूं, मैं तो समझूं कि वो कह रहे हैं मुझे डांट दो गलत बयानी पे। क्या कहा गया उन्होंने? डांट दो कहा? दोबारा सुनवा दें जी। नहीं आपको नहीं, आप समझ नहीं आया। प्रोड्यूसर दोबारा सुनवा दें, क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने? इसके लिए नवाज शरीफ को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से दाद तो दो यार, दाद दो ना। आपने देखा उन्होंने कहा दाद दो, तो ख्वाजा साद रफीक पहले मुस्कुराए फिर हंसे, बड़े इंतहाई मुस्तैदी से उन्होंने अपनी रेस को बजाना शुरू कर दिया। उस इवेंट में दाल कहां से आ गई? दाल कहां से देनी थी उनको? वो पता नहीं है। मैं ये आपसे कभी कह रहे हैं डांट दो, कभी नहीं कह रहे हैं दाद दो। भाई मेरी तारीफ करो, मेरे लिए तालियां बजाओ भट्टी साहब। अच्छा, तारीफ करो। अच्छा, वो ठीक है। देखे ना, तारीफ तो उनकी करनी चाहिए ना। इतने पाकिस्तान के हसास अदारों को बदनामी दुनिया भर में करवा दी, पनामा लीक के अरबों रुपए ले गए, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक, और उन्हें आज तक कोई गिरफ्त में नहीं ला सका। अच्छा ठीक है, मैं सब दाद देता हूँ। ठीक लगा। ठीक है। अच्छा, मैं साबर एक अहम बात, मुझे फिर ब्रेक पे भी जाना है। आज मरकजी कौंसिल का इजलास था। ये वो जमात है जो पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रही है। इस वक्त कितने चैलेंजेस हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के LOC पर क्या हो रहा है, दुनिया किस तरीके से पाकिस्तान की फौज को घेर कर बदनाम कर कर पाकिस्तान के न्यूक्स और दूसरे जो हमारे अहम एसेट्स हैं उन पर नजरें जमाए हुए है। इस पूरी तकरीर में एक मुझे इमरान फोबिया नजर आया। वज़ीर आज़म साहब ने इन मामलात पर कोई बात करना मुनासिब नहीं समझी। क्या उनकी पार्टी और वो खुद, उनका इसके हवाले से कोई कंसर्न नहीं है? ये इंतखाबात जो हुए ना, बल्कि ये जो आज ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी की गई है, ये भी बामले मजबूरी हुआ है। बामले मजबूरी, अगर ये कोई मजबूरी ना होती, आइनी और कानूनी तकाजा ना हो, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से असल में नोटिस मिला था। यार आप इलेक्शन कमीशन के नोटिस को बड़ा सीरियस समझिए। वही लोग हैं जिनको खुर्शीशा साहब ने मिलके बनाया। सुने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो वाले था ना, उसमें आइंदा इंतखाबात में अगर ये पार्टी इलेक्शन ना करवाते तो आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज को शेर का निशान अलॉट नहीं होना। ये इसलिए आप ये समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन वाकई ने शेर का निशान अलॉट नहीं करेगा? नहीं, एक कानून है ना सर। चलें। अच्छा, पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हर चीज चल रही है। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है। बाकी समी साहब, ये साबर साहब का बयान रिकॉर्ड कर लेंगे, पाकिस्तान में कानून है और उसके मुताबिक इनको कहा गया था कि आप पार्टी इलेक्शन करवाएं। ठीक है, तो इसलिए पार्टी इलेक्शन हुआ, अदरवाइज ये जो इज्तिमा हुआ ये नहीं होना था। ठीक है, बहरहाल साबर ने जो एक लीगल रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन मैंने जो सरकास्टिकली कहा वो शायद जो इस वक्त रियलिटी है, बड़ा आदमी जो है वो कुछ कानून के मुताबिक करे या ना करे उसको नहीं पकड़ा जा सकता। आप फ्लैट भी बना लें, पैसे भी बना लें, और अगर आपसे हिसाब किताब की बात मांगी जाए तो आप कहते हैं कि मैं तो इसे अपनी जवाब देना इसकी तौहीन समझता हूं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म का कानून राइज है। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मैं आपको एविडेंस देके ये साबित करूंगा कि जो सिरिल अलमैडा की जो स्टोरी थी जो डॉन ने छापी, ये कोई कोइंसाइड नहीं हुआ किसी चीज के साथ, ये कोई तफाकिया नहीं है। भारतीय और अमेरिकी लॉबी पिछले कई महीनों से ये बयानियां, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी, और जरूरत इस बात की थी कि ये पाकिस्तानियों की तरफ से बात आए, और वो बात जो है उस खबर ने पूरी कर दी। पूरी तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। मैं चाहता तो वो उस खबर पे जाना था जो नैरेटिव हमारे दुश्मनों ने बनाया और किस तरीके से ये सब कुछ बना, लेकिन क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले एक हमने बात की थी इस सिरिल अलमेडा की जो स्टोरी है उसकी एक कमेटी के हवाले से। हमारे रिपोर्टर ने आज हमें ये बताया कि ज़ाहिद अहमद साहब कहते हैं किस कमेटी, वो तो ज़ुबानी जमा कलामी खर्च था और उसमें तो कोई, मुझे तो पता ही नहीं किसको इकट्ठा करना है, किसको बुलाना है, कौन इसकी तहकीकात कर रहा है। साबिर, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? उसमें यह था कि आज एक तो वही बात हो रही थी जो चौधरी निसार अली खान साहब कल गए थे, तो कल उन्होंने माजूरी का इजहार किया था, तो आज उनको फिर प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था, तो उन्होंने बता दिया कि भी ये चीज़ें हैं और इंक्वायरी अगर फ्री हैंड दे दिया जाए तो इंक्वायरी कंप्लीट हो सकती है और ये कज़िया जो है सिविल मिलिट्री रिलेशन का ये भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर फ्री हैंड नहीं देना और नॉन कोऑपरेशन चलेगी तो फिर बात नहीं बन सकेगी। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने खिलाफ तवक्को ये कहा उनको कि आप इंक्वायरी कंप्लीट करें और जो भी इसमें मुलव्वस है इंक्वायरी के नतीजे में उनको सामने लेके आएँ। ठीक। और फिर जो ज़ाहिद हामिद वाली कमेटी है वो सही कह रहे हैं, उनको उस कमेटी से अब दूसरा काम दिया गया है। नहीं, मैं ज़ाहिद हामिद, एक मिनट, ज़ाहिद हामिद और ख्वाजा ज़हीर साहब और बैज ज़फ़रुल्लाह, इन तीनों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो तीनों ये मिलकर बताएंगे कि किस जुर्म के तहत कौन कौन सा जुर्म इन्होंने किया है और जो सिक्योरिटी ब्रीच का है, और किस किस जुर्म के तहत, किस किस दफ़ा के तहत, किस कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं भट्टी साहब, मैं जो उस वक्त खबर आई थी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ज़ाहिद हामिद साहब को चेयरमैन बना दिया गया, राब्ता कर रहे हैं, और इस हुकूमत का ये आलम है इस सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म आज आके कड़कते रहे, बरजते रहे, बिजली सस्ती कर दी है, सब कुछ कर दिया, और ज़ाहिद हामिद साहब कह रहे हैं ये जो कमेटी है ये तो, वो कह रहे हैं सब ये तो जमा खर्च था ज़ुबानी, इसमें मुझे तो पता ही नहीं आप किस कमेटी की बात कर रहे हैं। ये हकीकत ये है, ये एटीट्यूड है गवर्नमेंट का इस सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से। समी साहब, गुजारिश है, मैं सिक्योरिटी ब्रीच पे तो बात नहीं करता, ये बड़े लोगों का लेवल है, लेकिन पाकिस्तान में जो चीज कम हो गई है ना, शर्म, हया और सच, ये नायाब है। मैं हैरान हूं कि आज 12वें 13वें दिन आप फरमा रहे हैं कि इंक्वायरी का क्या बना, वो 3 थे 4 थे। भाई पहले दिन पता है, पहले दिन से पता है, आप हलफ देते हैं, आपको नहीं पता। समी साहब, साबर साहब ये कसम खाते हैं कि इन्हें नहीं पता ये किसने की है। ये मेरे सामने डॉक्यूमेंट पड़े हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि ये कोई तफाकिया नहीं था, ये एक पूरा प्लान है जिसके तहत सब कुछ किया। प्राइम मिनिस्टर साहब हलफ दे सकते हैं कि उन्हें नहीं पता, आपके हसास अदारे हलफ दे सकते हैं कि उन्हें नहीं पता फैक्ट्स इसके है। लेकिन अगर इसके बावजूद खूनखार बिल्ली आपकी तरफ आ रही है, मासूम कबूतर की तरह आंखें बंद की है, तो लूटने दो इस पाकिस्तान को, फिर अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, मैं अपना साबित 1 मिनट सिर्फ लूंगा, ये 2-4 चीजें मैं आपको बता दूं, अगर हमारी स्क्रीन पे भी चला सकें, कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव कि पाकिस्तान की फौज दहशतगर्दी में एपिसेंटर है उसका, और जहादियों और दहशतगर्दों को बचाने में मसरूफ है, हकानीज को और दूसरे ग्रुप्स को, ये कोई तफाकिया खबर नहीं थी। अगर आपको याद होगा तो अगस्त में जो अमरीकी कांग्रेस की एक कमेटी है अमूर खारजा की, इसमें 2 अमरीकी कांग्रेसमैन ने पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए एक बाकायदा तौर पर करारदाद जमा कराई थी, और उस पर हमारे फॉरेन ऑफिस का ये रिस्पांस था कि ये शायद ऐसे ही 2 बंदों ने जमा करवा दी है। इसमें एक टेड पू था और दूसरा डोना रारा ब्रेकर, जो हमेशा बलूचिस्तान की बात करते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक वाइट हाउस ने एक पिटीशन वहां पर दायर की गई जिसमें दस्तखती मुहिम थी कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए, लेकिन उसको व्हाइट हाउस ने बंद कर दिया। अभी इस हवाले से जो एक इस खबर से पहले जो मीडिया में जो खबरें आई हैं उसमें हिलरी क्लिंटन साहबा का एक बयान है, जो उन्होंने क्लोज डोर फंड रेजिंग में ये बात कही कि वो ये खतरा करती हैं। उसकी जो हेडलाइन अगर आप देखें कि हिलरी क्लिंटन फियर्स न्यूक्लियर सुइसाइड बॉम्बर्स फ्रॉम पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो जहादी हैं वो कब्जा कर सकते हैं और जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो सुसाइडल बॉम्बर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो नैरेटिव है जो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी। अब इसका इस हुकूमत से कनेक्शन कैसे है? जिन 2 अरकान का मैंने जिक्र किया, टेड पू और रोरा ब्रेकर का, अगर आप उसके देखें कि उसकी फंडिंग कौन कर रहा है। एक हम कई दफ़ा पहले भी प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि इमाद जुबैरी साहब हैं और उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियां बनाई हुई हैं जिसमें वो, उनकी अहलिया, उनकी सास, अगर ये देखें मेरे हाथ में ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें टेड पू के लिए, जिसमें दूसरे जो अरकान कांग्रेस जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव हैं उनकी बाकायदा तौर पर जो फंडिंग उन्होंने की है उसकी डिटेल है।
اور ابھی جو لیٹسٹ انہوں نے فنڈنگ کی وہ تقریباً $1 لاکھ کی تھی جو ہیلری کلنٹن کے فنڈ کے لیے کی گئی۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں صابر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عوام اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے کہ اقتدار کس طرح ملتا ہے۔ نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی، سعودی عرب آیا، امریکہ کے کہنے پہ ان کو بچا کے لے گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے NRO کیا، کونڈالیزا رائس اپنی کتاب میں یہ لکھتی ہیں کہ نیگرو پونٹے نے اس کو فائنل کیا، اور کونڈالیزا رائس پرویز مشرف صاحب اور محترمہ بے نظیر صاحبہ سے خود ٹیلی فون پہ بات کر کے تو اس کی شرائط پہ وہ گفتگو کرتی تھی۔ تو جو ہماری اس وقت بڑی سیاسی جماعتیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں بچانے والا، ہمیں اقتدار پہ لانے والے پاکستان کے عوام نہیں ہیں، وہ باہر کی جو لابنگ ہے وہ ہم اس کو کریں گے۔ تو جب سب کچھ ہوتا باہر سے ہے تو وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ باہر کے اشاروں پر ہی کریں گے۔ ایک اور میں آپ کا اس پہ کامنٹ چاہتا ہوں، ایک سملیرٹی اور میں ڈرا کر دوں۔ یہ برکھا دت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے انکوائنٹ لینڈز میں کہ جس وقت نواز شریف صاحب 99 میں گئے امریکہ میں تو انہوں نے جا کے یہ کہا بل کلنٹن سے کہ جو پاکستانی فوج نے کارگل کیا مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ اور برکھا دت نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے پہلے نواز شریف بھارتیوں کے ساتھ بالکل گفتگو میں تھے، اور وہ جو ایک متنازع ٹیپ کی بات کی جاتی ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے بیجنگ سے جنرل عزیز سے ایک ہوٹل میں گفتگو کی تھی جس میں کارگل کا تھا، وہ جو ٹیپس تھیں وہ خفیہ طور پر 2 بندے دلی سے آئے اور انہوں نے آ کے بطور صحافی نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے ان کو وہ دیا۔ تو نواز شریف صاحب اس وقت بھی پاکستان کی فوج کے ساتھ نہیں تھے کارگل کے معاملے پر، وہ اوپنلی کہہ رہے تھے۔ اور آج جس وقت پاکستان کی فوج کے بارے میں یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے، اس کی ابتدا بھی کشمیر کے حوالے سے، کشمیری گروپس کے حوالے سے، یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ہوئی ہے۔ تو جو یہ سارے کا سارا جو نیریٹو ہے، یہ بیانیہ ایسے نہیں بن گیا کہ کوئی خبر کسی نے دے دی۔ بھارتی، امریکنز اور بہت ساری دوسری لابیز پوری اس پہ کام کر رہی تھی، اور یہ اس کا کلمینیشن پوائنٹ تھا۔ اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے اگر پاکستان کے وزیراعظم ہاؤس سے یہ خبر ملے تو پھر اس سارے پروپیگنڈے کو لیجیٹیمائز آپ کر سکتے ہیں، اس کی پھر ایک قانونی ویلڈ حیثیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ساری ایک کنسپریسی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ یہ بالکل کمیٹی بنے گی اور اس کی پوری تحقیقات ہوں گی اور کوئی بندہ پکڑا جائے گا، تو مجھے یہ بتائیں یہ کون سی سنجیدگی کا عالم ہے کہ اگر ایک وزیر نے یہ کہا ہے کہ میں اس پہ نہیں انکوائری کر سکتا، اس کو بلا کے 2 دن کے بعد پھر کہنا کہ آپ کریں، تو یہ تو ایک ٹائم بائی کرنے والی بات نہیں ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو ایک خبر تھی نا پوائنٹ ان کی طرف سے، وہ ہم نے دے دی ناظرین کے لیے، وہ شیئر کی اپنے پروگرام میں۔ جہاں تک ہے اسٹریٹجی کا تعلق، اس میں بالکل 100% یہ بات درست ہے کہ یہ خبر پلاننگ کے تحت دی گئی، اور اس خبر کا بنیادی مقصد یہی تھا فوج کو دباؤ میں لایا جائے، اور اسی نیریٹو کو جو کہ واشنگٹن کا ہے، جو کہ کابل کا ہے، جو کہ نیو دہلی کا ہے، اسی نیریٹو کو آگے بڑھایا جائے۔ میں نے ایک مسلم لیگ نواز کے ہی رہنما ہیں ان سے بات کی، میں نے کہا کہ یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو انہوں نے بالکل اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں غلط کیا بات ہے، اس سٹوری میں کیا غلط ہے۔ تو میں نے کہا یہی غلط بات ہے نا کہ وزیراعظم ہاؤس کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ یہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں اور ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی نہیں کرنے دے رہے، تو کہتے ہیں یہ بات تو ہر جگہ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہر جگہ ہو رہی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ بتائیں کہ وزیراعظم ہاؤس سے جب یہ بات جائے گی تو یہ میسج آپ نے کس کو دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہمیں تنگ کریں گے تو پھر ہم بھی اس طرح کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے کسی کو بھی، ہمیں تو نہیں ہے کم از کم، کہ یہ سٹوری اتفاقیہ تھی، اتفاقیہ نہیں تھی۔ کل ہم نے وہ سٹوری کا وہ بھی ذکر کر لیا، خود انہوں نے کہا کہ سٹوری رائٹ کیا۔ اچھا میں ایک سوال بھٹی صاحب سے کرنا ہے۔ بھٹی صاحب اگر آپ ریسرچ کریں تو جو عماد زبیری صاحب کی کمپنی ہے نا سینچری ایونیوز، اس کے 1-2 ملازم ہی ملتے ہیں، اور ان کی جو فنڈنگ اگر آپ اکٹھی کر کے دیکھیں تو یہ لاکھوں ڈالر میں ہے۔ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو یہاں پر جو لوٹ مار کا پیسہ ہے، جو کرپشن کا پیسہ ہے، پاکستانی سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں پر یہ جو کیمپین ہو رہی ہے، ہیلری کلنٹن کو پیسے دے دیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو پیسے دے دیں، اراکین کانگریس کو پیسے دے دیں، وہ وہاں پہ لابنگ کریں گے اور یہاں پر آپ کو حکومت مل جائے گی، آپ کو NRO مل جائے گا، اگر آپ پکڑے گئے تو کوئی بادشاہ آ کے آپ کو چھڑا کے لے جائے گا۔ تو یہ کوئی ان کی یہ سارے وہی پیسے ہیں کرپشن کے۔ آپ نے جو بڑی تفصیل سے سوال کیے نا مجھ سے اور صابر شاہ صاحب سے، آپ نے جواب بھی ان میں اتنے خوبصورت اچھے انداز میں دے دیے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ انڈیا امریکہ کا ہے، جنہیں ہمارے پاکستان کے سیاست جو ان کے ہم خیال ہیں، جو ان کا ویژن کو لے کے آگے پاکستان میں آئے ہیں، جن کو ان کی وجہ سے حکومت میں ملا، انہوں نے آ کے اس کی امپلیمنٹیشن کرائی۔
दूसरे मेरे भाई साबर ने भी कह दिया, उनको एक दोस्त ने यही कहा कि जनाब ये हमें तंग कर रहे हैं। इस बात में तो इबहाम नहीं रहा। हमारा बड़ा ही एक प्यारा एंकर है अरशद शरीफ साहब, मैं कल परसों कुछ दिन पहले उनका प्रोग्राम देख रहा था, जफर अली शाह साहब भी थे। अरशद शरीफ साहब को भी कहना था भाई अगर इसको सॉल्व करना है, फिलहाल तो मेरा ख्याल है जो चौधरी शुजात साहब कहते हैं ना मिट्टी पाओ, मियाँ साहब ने मिट्टी डाल दी है। आर्मी एक्ट के तहत 72 घंटे आर्मी को दोए, सारे मुल्जमान भी सामने आ जाएंगे, तमाम कड़ियां किससे मिलके कहाँ ये माला बनी है सारी सामने आ जाएगी। अदरवाइज इस तरह की इंक्वायरियां जो अब करा रहे हैं ये 100 साल बाद भी ये किस्सा माजी ही रहेगा। ठीक है, बाकी अगर हकायक हैं, अगर आर्मी एक्ट के तहत आर्मी को कहें 72 घंटे में आपको मुल्जमान भी मिलेंगे, इख्तराफी बयान भी मिलेगा और सजाएं होती हुई नजर आएगी। अदरवाइज भूल जाए। आप कह रहे हैं कि इतराफी बयान भी मिल जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नाज़रीन, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम चाइना का भी जिक्र करेंगे और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आज एक ब्रीफिंग दी है और बड़े स्टार्टलिंग उन्होंने वहाँ पर फिगर्स दिए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि कितने लोगों को पकड़ा गया। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये अब इंटेलिजेंस वालों को खुद कायमा कमेटी में जाके बताना पड़ा उन्हें। ये हुकूमत जो है ये सिवाय इसके कि इमरान खान बैशिंग, इसके अलावा जो इदारे काम कर रहे हैं उनके बारे में कभी किसी ने कोई मीडिया को ब्रीफिंग नहीं दी। ये सब एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान की पुलिस ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के सिविल इदारे भी इस जंग में शरीक हैं। और आज जो एक कायमा कमेटी बराए कैबिनेट में सेनेट में इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ ने आके ब्रीफिंग दी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के दूसरे हुकाम भी मौजूद थे। उसमें जो उन्होंने इंकशाफ किया जिससे पता चलता है कि हमारी ये जो सिविल इदारे हैं, ये जो हमारी एजेंसीज़ हैं, ये भी किसी से पीछे नहीं है और इन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त ना सिर्फ कुर्बानियाँ दी हैं बल्कि सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्दों को पकड़ा है और हज़ारों की तादाद में जो उन्होंने ऑपरेशन किए हैं। साबिर, आपके पास पूरी तफसीलात हैं इसकी? हाँ, ये आज कायमा कमेटी कैबिनेट जैसे कि आपने बताया ये था इजलास, तो उसमें सिर्फ 2016 तक की पिछले 2.5-3 साल में तो सिर्फ 2016 में 1102 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए और 728 जो केसेस थे उनका पता चलवाया गया। इसके अलावा 23 दहशतगर्द जो मोस्ट वांटेड थे वो मारे गए। जो असल बात उन्होंने की, अब इसके अलावा 42 खुदकुश हमलावरों का पता लगाया और गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तो बेशुमार हैं। तो इनमें से कुछ कौन से लोग थे? बाहर की एजेंसियों के लोग थे, पाकिस्तान के लोग थे? नहीं, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने कहा कि जब 90s में बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ऑपरेशन किया गया ना, उस वक्त पॉलिटिकल विल थी, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विल थी कराची में। और इस वक्त जब हमें दोबारा सौंपने प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो हमने पहली डिमांड ये थी कि पॉलिटिकल विल है तो हम ये काम शुरू करेंगे, अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं है, दरम्यान में नहीं छोड़ना चाहिए। फिर जो असल चीज़ उन्होंने बताई कि 865 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए और जो अलार्मिंग से बात है वो है कि TTP और लश्कर जंगवी नाम के तो ये मुसलमानों की जमातें हैं, लेकिन इसमें मोस्टली जो थे वो इंडियंस भी इसमें मौजूद थे। अलकायदा बर्रे सगीर के लिए ये 2 तंजीमें काम कर रही हैं, NDS के लिए काम कर रही हैं। कितने लोग हैं इसमें NDS और उसके राह के? अच्छा, उन्होंने एग्जैक्ट ज़ाहिर है वो बात पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन TTP और लश्कर जंगवी ये 2 ग्रुप जो इस वक्त हर में आता है ना कि इसमें TTP शामिल है, इसमें लश्कर जंगवी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, उनके पीछे जो हैं वो अलकायदा बरसगीर। अलकायदा बरसगीर किसने बनाई ये आपको पता है कि कौन कर रहा है? अच्छा, मैं सारा राह का है। एक छोटी सी बात इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि CPEC रूट के लिए उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के लिए समरी जो है वो हुकूमत को भेजी हुई है, अभी तक नहीं अप्रूव हुई, वो अप्रूव नहीं हुई। भट्टी साहब, ये कोई पाकिस्तान की फौज नहीं, ये सिविल इदारा है IB का और वज़ीर आज़म साहब के अंडर काम करता है, इस पे तो उन्हें ट्रस्ट कर लेना चाहिए। वो बता रहे हैं कि NDS और राह के बंदे हैं, तो इसी की बुनियाद पर कुछ बात कर लेते हैं और फिर इस पे कमेंट करें कि ये तो बड़े चैंपियन बनते हैं CPEC के, उसकी जो समरी बना के भेजी हुई है वो उसके लिए फंडिंग रोकी हुई है, उसकी समरी की अप्रूवल नहीं, तो क्या कहें इसे? समी साहब, गुजारिश है, अभी जैसे साबर तफसील बता रहे थे, एक तो आपकी IS और दीगर एजेंसियों ने लातदाद ऐसे मुल्ज़मान पकड़े हैं जो बड़ी दहशतगर्दी का वारदात नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में महफूज रहे। दूसरा, अब ये फरमा रहे थे जो IB के सरबराह है ना आफ्ताब सुल्तान, वो बड़ी अच्छी शोहरत का मालिक है और 100% ऑनेस्ट है मेरी इतलात के मुताबिक।
उन्होंने बड़ी जुर्रत करके ये सारी हकायक बयान कर दिए। कोई आम अफसर होता तो ये बयान भी ना करता, मुझे लगता है उनकी नौकरी भी खतरे में ना पड़ जाए। इसमें दो राय कोई नहीं है कि पिछले 3-4 साल से हमारी एजेंसियां बड़ी एक्टिव हुई हैं, जिसकी वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा अपने अज़ाइम में नाकाम हुआ जो करना चाह रहा था। तो तीसरी बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने राह के बारे में इंकशाफत किया, तो कुछ लोग राह की बात पे ज़्यादा यकीन करते हैं। आपके कुछ सहाफ़ी भी टीवी पे कहते हैं राह ना बैरून मुल्क दहशतगर्दी नहीं करती, ये CIA करती है, तो ISI करती है, अल्लाह माफ़ करे। तो लिहाजा मेरा ख्याल है हमें अपने मुल्क के सरबराह जिसकी क्रेडिबिलिटी भी है, एक एजेंसी के मालिक है, एक उसको चला रहे हैं, इनकी ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए बानिस्बत के राह की अहमियत को। अच्छा जी साबिर, आप 20 सेकंड है सिर्फ, लास्ट कमेंट। उसमें सिर्फ एक ऑपरेशन ऐसा था जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया, उसमें 33 मिलिटेंट्स मारे गए और वो इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन था और वो थी IB की खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर, बहुत शुक्रिया आपका आरिफ हमीद भट्टी। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर के पाकिस्तान के सिविल इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की आज जो ब्रीफिंग थी कि वो भी दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना लड़ रहे हैं, और उन तमाम लोगों को हम सल्यूट करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, ये था आज का रिपोर्टर, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।